मैंने राहुल गांधी जी का पूरा बयान सुना है और मैं इतना कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी को वैसे ही जानकारी बहुत ही कम है संघ के बारे में और बेफजूल सी बातें करते हैं कि असम अब नागपुर से चलेगा। मतलब क्या मतलब है उनका? हर चीज़ में नागपुर घसीटना। क्या नागपुर एक शहर नहीं क्या देश के अंदर? और संघ को हर चीज़ में घसीटना, संघ के बारे में उल फजूल बयान दे देना। शायद राहुल गांधी भूल गए हैं कुछ 6-1 साल पहले उनको सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरीके से खिंचाई करी थी राहुल गांधी जी की, क्योंकि उन्होंने कुछ बेबुनियाद बयान दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि या तो तुम माफ़ी मांगो संघ से, नहीं तो नीचे जाके निचले कोर्ट में तुम ट्रायल फेस करो डेफेमेशन का, मानहानि का। तो राहुल गांधी की आदत है ये। राहुल गांधी तो वो भी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की ही बात को तोड़ मरोड़ के बता देते हैं मीडिया के अंदर। फिर सर्वोच्च न्यायालय को ये तक कह जाना पड़ता है कि कॉन्टेम्प्ट में तुम्हारी क्यों नहीं तुम्हारी कन्विक्शन हो, और वहाँ पे भी राहुल गांधी को ना माफ़ी मांगनी पड़ी थी। साथ ही मैं ये बता दूं कि असम की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जो अपने घर में खुद एक कद्दावर दिग्गज हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता को नहीं रख पाए और नहीं रोक पाए, वो वहाँ जाके असम के लोगों को क्या बता रहे हैं? वो क्या देंगे? उन्होंने अपनी सरकार, जब कांग्रेसी सरकार थी, उन्होंने असम के लोगों के लिए किया ही क्या? और सबसे अहम बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये राहुल गांधी अब ये मेक इन असम, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इससे मुझे अच्छी तरीके से याद आता है राहुल गांधी ने जब बयान दिए कि आलू से सोना बन जाएगा, राहुल गांधी ने जब ये बयान दिए कि कोका कोला वाला एक ज़माने में शिकंजी बेचता था, और राहुल गांधी ने जब ऐसे उल फजूल के बयान दिए कि भांडे पतीले और कड़छी से मिशेल ओबामा, उस टाइम के पोटस की जो धर्मपत्नी है, वो खाना बना रही होंगी। तो मैं कहूँगी कि राहुल गांधी जब बयान ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो जनता जनार्दन से उनका कितना कनेक्ट नहीं है, ये बात मतदाता सीधा पोलिंग स्टेशन के दिन, पोलिंग स्टेशन में पोलिंग डे के दिन ही बताती है। तो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने असम के लिए क्या उनका विजन है, क्या काम कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी असम में क्या कर चुकी है, आगे क्या कर सकती है, ऐसा सब कुछ नहीं बोलते। उनकी लिमिटेड सोच है, लिमिटेड जानकारी है, और वो वहीं पे बयान में भी उनकी लिमिटेशन नज़र आती है। देखिए, ये सिर्फ एक बात तो मैं कहना चाहूँगी कि ये ममता दीदी जी खुद भी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक तौर तरीके से इलेक्ट होके आई हैं, ओथ लेके आई हैं संविधान के ऊपर, और वो भली भांति जानती है कि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर प्रधानमंत्री जी का कद क्या होता है। वो भी डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं देश के, और जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके। तो मैं कहना चाहूँगी कि ममता दीदी इस चीज़ की इज्जत ना करते हुए क्या क्या बोल जाती हैं, ये सबके सामने है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, इससे उनकी बौखलाहट और घबराहट बिल्कुल सामने आ जाती है। ये सिर्फ उनकी बौखलाहट दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब ममता दीदी ये भी कहती हैं कि बीजेपी हमें नहीं चाहिए, बीजेपी बाहर हो जाएगी, और फिर वो गाली गलौच पे उतर आती हैं, उल्टे सीधे नेम कॉलिंग पे उतर आती हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दीदी इस बारे में क्या कहेंगी कि एक ज़माने में हम सिर्फ 3% वोट शेयर पे थे, फिर हम 10% वोट शेयर पे गए 2011 से 2016 के विधानसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान दीदी ने क्या क्या बयान दिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये तक कह दिया कि मोदी को नहीं मानती, मैं थप्पड़ दे दूंगी, थप्पड़ मारूंगी मैं मोदी के। मतलब आप ये कह रही हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानती, जो संविधान के तौर तरीके से इलेक्ट हुए हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर आप ये भी कहती हैं कि आप प्रधानमंत्री के थप्पड़ मारेंगी। फिर आप ये भी कहती हैं कि मैं कंकड़ पत्थर खिलाऊंगी, मैं भेजूंगी कंकड़ पत्थर लड्डू में और रसगुल्ले के अंदर। मैं तो ये पूछना चाहूँगी कि दीदी ये बातें लाती कहाँ से है? और ये नफरत ही नहीं, ये बौखलाहट, घबराहट दर्शाता है। साफ नज़र आता है कि जब दीदी ने ऐसी गालियाँ दी थी 2019 में, तो 41% वोट शेयर आया था हमारा, 18 सीटें आई थी लोकसभा में हमारी, और तब ये सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई ज़मीन ही नहीं है यहाँ बंगाल के अंदर, और फिर हमारी 41% वोट शेयर के साथ 18 सीटें आई। अब जब वो आज भी गाली गलौच पे उतर आई हैं, तो अब लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं। क्या जो फिर ऐसी भैकी भैकी सी बातें कर रही हैं और गाली गलौच पे उतर आई हैं? ना कि उनको इस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अपनी भाषा पे संयम रखते हुए ये भी पता होना चाहिए कि जब वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं तो जनता आज की समझदार है, और वो समझती है कि कहीं ना कहीं डर बैठ गया है दीदी के मन के अंदर कि इस बार तो पारी उनके हाथ से गई। 2019 के लोकसभा चुनाव से मुझे भली भांति याद है, करीबन 1000 के करीब कंप्लेंट्स गई थी रिटर्निंग ऑफिसर्स की कि हमारे, और कहाँ गई थी? इलेक्शन कमीशन में, कि हमारे पास सुरक्षा पूरी नहीं है, हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा 2019 के लोकसभा के चुनाव में कूच बिहार और मुर्शिदाबाद से ऐसी वारदातें आई थी कि रिटर्निंग ऑफिसर को दरवाजे में बंद करके गुंडों ने पिटाई लगा दी थी
किस तरीके तक के दंगे, दो गुटों में झड़प, मृत्यु, हिंसा फैली थी 2019 के चुनाव के अंदर। तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये जो पूरा जो जब ये विपक्षी दलों को इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब का बहाना याद आता है तो उनके सामने चुनाव का हारना सामने आ जाता है। ये और कुछ नहीं है। गौरतलब है जब दीदी के पैर पे चोट लगी तो उन्होंने कहा अरे सुरक्षा नहीं है मेरे पास, मेरे चोट लग गई है और कहाँ है मेरी सुरक्षा, जबकि वो खुद राज्य की, वेस्ट बंगाल राज्य की सुरक्षा की खुद इंचार्ज हैं। तब उन्होंने कितनी शिकायतें दर्ज करी थी। अब जब चुनाव आयोग जाके सुरक्षा बढ़ा रहा है तब भी उनको तकलीफ है। आप चाहते क्या है? पहले आप कहते सुरक्षा नहीं है, अब जब सुरक्षा बढ़ी तो आप कह रहे सुरक्षा क्यों बढ़ रही है? ये तो मेरे ख्याल से टीएमसी और ममता दीदी को अपना दिमाग इस पे माइंड मेकअप करना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान में मैं दो चीज़ कहना चाहूँगी। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से हमें भली भांति पता है कि राजस्थान प्रदेश में सबसे पहला नंबर है राजस्थान प्रदेश का कि किस तरीके से महिला बच्चियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। लेकिन आप क्या अपेक्षा रखते हैं राजस्थान की सरकार से? जब भी ऐसी कोई वारदात सामने आती है, स्पेशली जहाँ पे नाबालिग बच्ची का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, वहाँ के खुद के मुख्यमंत्री एक तरीके से लड़कों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, लड़कियाँ अपनी मर्जी से गई थी, उनका यौन उत्पीड़न उनकी मर्जी से हुआ था। अरे नाबालिग बच्ची की मर्जी ही नहीं मानी जाती कानून के हिसाब से। तो ये तक कह देते हैं कि अरे भाग गई है। लड़कों को वो बेगुनाह साबित करने के चक्कर के अंदर लड़की के ऊपर, लड़की के कैरेक्टर के ऊपर, अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। जब ये पूरी कांग्रेस पार्टी जब दूसरे प्रदेशों में जाती है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाती है, तो उनको अपने जो प्रदेश हैं जहाँ पे उनकी सरकार है, राज्य सरकार चला रही है, तब उनको वहाँ की असलियत की नहीं नज़र आती है। पहले नंबर पे है यौन उत्पीड़न पे राजस्थान, पहले नंबर पे है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से राजस्थान। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर होती हुई सिचुएशन, जहाँ पे पिछले कुछ 2 साल के अंदर हमने ऐसी वारदातें भी देखी कि कहीं एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है, तो लड़की के पिताजी को अपने आप को जिंदा जलाना पड़ रहा है, आत्महत्या करनी पड़ रही है। आए दिन ऐसी वारदात सुनाई देती है राजस्थान में। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही, कानूनी व्यवस्था नहीं संभल रही, सुरक्षा का पैराफेरेलिया नहीं संभल रहा है, तो आप सरकार में बैठे क्यों हैं? ये कह देना कि जब से कोविड के चलते ऑनलाइन क्लास हो रही है इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये तो आपकी विफलता दर्शाता है। और क्या दर्शाता है ये?